नमस्कार। टीवी 100 में आप सबको स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर डी चौधरी। आज हमारे स्टूडियो पे जाने माने गठिया रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमल भट्ट। डॉक्टर कमल भट्ट जी, आपको हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार सर। डॉक्टर भट्ट, जो गठिया बाई है ये हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा कॉमन है जी। पूरे कंट्री में, बट हमारे इस रीजन में काफी ज्यादा है। तो ये जो आर्थराइटिस जो कहते हैं, हम लोग मेडिकल टर्म में इस्तेमाल करते हैं आर्थराइटिस, उसके बारे में आप बताइए। आर्थराइटिस होता क्या चीज है? जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि गठिया या आर्थराइटिस कोई एक बीमारी नहीं है। हिंदी में अक्सर आम बोलचाल की भाषा में गठिया बाय जिसे हम बोलते हैं, वो एक खास बीमारी है जिसका नाम होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके अलावा भी बहुत तरह की आर्थराइटिस हैं, और ये जानना भी जरूरी है कि जोड़ों का दर्द जो है वो आर्थराइटिस के अलावा और भी बहुत सी बीमारियों की वजह से हो सकता है, जिनमें कुछ जो होती हैं सीरियस होती हैं और कुछ कोई गंभीर रोग नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि गठिया एक लक्षण है। जैसे बुखार एक मलेरिया या टाइफॉइड या टीबी की वजह से हो सकता है, वैसे ही जोड़ों का दर्द बहुत सी अलग अलग बीमारियों से हो सकता है। और एज रूमेटोलॉजिस्ट हमारा ध्यान सबसे पहले इस बात में रहता है कि कोई सीरियस बीमारी या लंबी बीमारी या रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो मरीज को नहीं है। यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगा मरीजों को कि रूमेटोलॉजी जो शब्द है, इसके बारे में मैं एक लाइन में ये कहना चाहूँगा कि इसका क्लोज एसोसिएशन रहता है, जो अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ। जो ऑर्थोपेडिक्स ब्रांच है वो जोड़ों की या हड्डियों के जो चोट लग जाती है या ट्रॉमा से रिलेटेड या फ्रैक्चर से रिलेटेड ब्रांच है, और इसका जो मेडिकल काउंटर पार्ट है, जो जोड़ों की बीमारियां जिनका दवाइयों से उपचार हो सकता है, उनका अध्ययन रूमेटोलॉजी में किया जाता है। दूसरी बात ये कि ये बीमारियां अक्सर हमारे शरीर में एक प्रतिरोधक क्षमता के लिए एक शरीर का सिस्टम है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, और अधिकतर इम्यून सिस्टम जो है वो शरीर के बाहर से जो कीटाणु हैं उनसे लड़ने के लिए बना है। कभी कभी इसके जो बैलेंस है वो कुछ इस तरह से उनमें परेशानी आ जाती है कि वो अपने ही शरीर के अगेंस्ट काम करने लगता है। इसीलिए इन बीमारियों का अध्ययन का जो विषय है उसको इम्यूनोलॉजी भी बोला जाता है। जैसे हार्ट की बीमारियां कार्डियोलॉजी में पढ़ी जाती हैं, इसी तरह से ये बीमारियों का अध्ययन होता है इम्यूनोलॉजी में। और अधिकतर इम्यून सिस्टम की बीमारियां सबसे पहले जोड़ों में असर डालती हैं, इसीलिए उसे रूमेटोलॉजी भी नाम दिया गया है। ये जो आर्थराइटिस है, जो गठिया बाई हम लोग आमतौर पर जो आम आदमी जो इस्तेमाल करता है, जैसे कितनी प्रकार के है? आम तरह से हम देखें तो सबसे कॉमन जो वर्ल्ड ओवर सबसे कॉमन जो गठिया होता है वो बढ़ती उम्र के साथ होता है, जो हमारे जोड़ घिस जाते हैं, जिनमें प्रायः कूल्हे और घुटने के जोड़ हैं, जो जैसा कि नाम से पता चलता है, जैसा मैंने बताया बढ़ती उम्र से, ये अक्सर 60 या 70 के दशक में अक्सर प्रायः देखी जाती हैं, और इसको ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। ये एक तरह का वियर एंड टियर प्रोसेस है। जैसे कि उम्र के साथ बाल सफेद हो जाते हैं या चेहरे में झुर्रियां पड़ जाती हैं, इसी तरह से जोड़ घिस जाते हैं, ये हो गई ऑस्टियो आर्थराइटिस। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, जो इम्यून सिस्टम की मेन मुख्य बीमारी है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि महिलाओं में ज्यादा होती है, यंग एज में होती है। 20 से 40 इसकी मुख्य एज है, और इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप इम्यून सिस्टम की अंदरूनी बीमारियों की वजह से होती है। इसी के साथ एक आम भाषा में जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रचलित, जिसके बारे में सभी मरीजों को पता होता है, वो है यूरिक एसिड। इससे होने वाली एक गठिया, उसको गाउट बोलते हैं। एक ये आम धारणा, मिथक बना हुआ है कि सभी तरह के जोड़ों के दर्द यूरिक एसिड से होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने बताया, ऑस्टियो आर्थराइटिस उम्र के साथ होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो महिलाओं में होती है वो एक इम्यून सिस्टम की बीमारी है। यूरिक एसिड एक हमारे शरीर में केमिकल है जो एक प्रोटीन और प्यूरिन्स के बाय प्रोडक्ट से बनता है। कभी कभी जो हमारा गुर्दा है, जिससे कि शरीर के सभी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वो उसमें फिल्टरिंग प्रॉपर नहीं हो पाती यूरिक एसिड से, जिसकी वजह से ये जोड़ों में इसके क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये जो गठिया कराता है उसे गाउट बोलते हैं। इसके अलावा मैं एक और ऐड करना चाहूंगा, जो पुरुषों में अक्सर, जैसे हाथ पैरों के जोड़ हैं, इसी तरह से हमारे कमर की जो रीढ़ की हड्डियां हैं, इनमें होने वाली एक गठिया होती है जिसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं।
तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये एडल्ट्स में, जो वयस्क हैं, उनमें ये 4 तरह की गठिया हैं। यहाँ पे ये जानना भी जरूरी है, अक्सर लोग समझते हैं कि ये छोटे बच्चों में गठिया होता है कि नहीं होता है। जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें अलग से कुछ गठिया होती हैं जिनको जुवेनाइल आर्थराइटिस बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि बच्चों में गठिया का असर नहीं होता है, बच्चों में 4-5 अलग अलग तरह की गठिया होती हैं जिनको एक कॉमन टर्म जुवेनाइल आर्थराइटिस दिया गया है। तो ये मुख्य तरह की गठिया हैं। इसके अलावा भी बहुत सा, अब ये एक पूरा विषय इसलिए बनाया गया है कि बहुत कम से कम 100-200 से ज्यादा तरह की गठिया हैं। कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिनमें जोड़ों में ज्यादा असर नहीं होता है, लेकिन शरीर के दूसरे हिस्सों में, जैसे त्वचा है, आंखें हैं, फेफड़ा है, मस्तिष्क है, गुर्दा है या हमारी नसें हैं, उनमें भी असर आ सकता है। तो गठिया रोग जो रूमेटोलॉजी या आर्थराइटिस है वो केवल जोड़ों से संबंधित बीमारियां नहीं हैं, ये एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जोड़ों में कोई परेशानी नहीं होती है और दूसरे अंगों में कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कि एक बीमारी है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, SLE जिसे बोलते हैं। ये थोड़ा एक सीरियस तरह की बीमारी है जिसमें कभी कभी जीवन का खतरा भी हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया, अलग अलग तरह की गठिया हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है ताकि उनका प्रॉपर उपचार हो सके। मैं अभी तो थोड़ा सा, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहेगा होगा, जो डिफरेंट टाइप जैसा ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें डाइट का कोई रोल है? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। ओवरऑल ऐसा माना जाता है पूरे ही इम्यून सिस्टम में कि हमारा जो शरीर है, इसका जब हम बचपन से, एक शिशु जब वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है तो हमारा शरीर के आइसोलेशन में नहीं है, हमारे शरीर में बहुत से कीटाणु हैं जो बाहरी हमारा वातावरण है उसके साथ ही जुड़ करके, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम बाहरी कीटाणुओं के साथ, उनके साथ एक प्रतिरोधक क्षमता के लिए बनाया गया है, तो उसकी एक तरह की ट्रेनिंग इन्हीं जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं इनके साथ होती है। और सारी उम्र हमारे इम्यून सिस्टम उसी तरह से ट्रेन होता है जिनका उसके बाहरी एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में आता है। और इसमें एक पूरे हमारी लाइफ में जो हम खाना खाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो हमारी आंतें हैं उनमें बहुत से बैक्टीरिया रहते हैं और हम जो उनको खाना प्रोवाइड करते हैं उसका एक बहुत बड़ा असर इम्यून सिस्टम पे पड़ता है। तो और इसी इम्यून सिस्टम के कंट्रोल या इनका जो कंट्रोल खराब हो जाता है, इससे बहुत सी गठिया उत्पन्न होती हैं। तो सभी तरह की गठिया में कुछ न कुछ हद तक डाइट का रोल है। जैसा कि आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में पूछा, सबसे पहली बात यह है, जैसा मैंने कहा, ये बढ़ती उम्र के साथ एक वेयर एंड टियर की तरह से होता है। तो आम भाषा में अगर हम इस तरह से कहें कि हमारे घुटने जो हैं वो लगभग 60 से 70 किलो का वजन सहने के लिए बने हैं। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, अगर आपका खान पान ठीक नहीं है, तो अगर उसके ऊपर आपके घुटने की ट्रेनिंग ठीक नहीं है, तो ये आपको जल्दी उम्र में भी हो सकता है। आजकल प्राय ऐसा देखा गया है कि 40-45 की उम्र से ही ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो जाता है। दूसरे जो गाउट है, जिसे यूरिक एसिड से होता है, इसमें खान पान का क्या रोल है? प्लस उसमें एक चीज बता दीजिए हम दर्शकों को, कौन कौन चीज खाने में कम करना चाहिए या कोई चीज एक्सक्लूसिवली अवॉइड करना चाहिए शॉर्ट पीरियड के लिए, कोई लॉन्ग पीरियड का तो होता नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा। यूरिक एसिड, जैसा मैंने बताया, प्यूरिन्स के बाय प्रोडक्ट से होते हैं, जिसका मुख्य 2 स्रोत हैं। सबसे पहले अल्कोहल या शराब, मदिरापान, और दूसरा जो रेड मीट है, मतलब मटन या लैम, जिसमें कि जैसे बकरे का मांस है, ये मुख्य 2 स्रोत हैं। तो इनका पूरी तरह से वर्जित होना जरूरी है। अक्सर मरीज खुद ही बता देते हैं कि कई बार उन्होंने, जैसे कहीं वो बाहर पार्टी में जाते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, उसके अगले ही दिन उनको यूरिक एसिड का अटैक हो जाता है। तो 2 मुख्य बातें हमेशा ध्यान रखें, शराब का सेवन और मांसाहार जिसमें कि मटन और रेड मीट है। इसके अलावा शाकाहारी खाने में जिनमें एक्सेस कैलोरी इजीली मिल जाती है शरीर को, उसकी वजह से भी यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं। इसके अलावा जो रेडीमेड जूसेस हैं फलों के, आप फल कोई भी खा सकते हैं, लेकिन फलों के रेडीमेड जूस जो हैं उसमें भी एक्सेस इजी कैलोरी होती है। इसी तरह से बहुत वसा युक्त खाना, जो तेल चिकनाई है, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में कभी आप पूड़ी पराठे ऐसे खा लें, उसकी वजह से भी हो सकता है, तो इनका भी सेवन थोड़ी मात्रा में कम करें। प्लस इसके अलावा शाकाहारी खाने में अक्सर लोग ये समझते हैं कि
सभी तरह की दालें या सब्जियों का प्रतिबंधन है, ऐसा नहीं है। कुछ हद तक जो मोटे दाने वाली दालें हैं, चना, राजमा, इनका सेवन कम करें और सब्जियों में आलू का सेवन थोड़ा कम करें। प्लस यहाँ मैं ये बात बताना चाहूंगा, अक्सर लोग दूध, दही या डेयरी प्रोडक्ट सभी का डाइटरी रिस्ट्रिक्शन माना जाता है, ऐसा नहीं है। केवल पनीर में कुछ हद तक वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे यूरिक एसिड बढ़ सकता है। दूध और दही का सेवन किया जा सकता है। जी सर। तो मुख्य रूप से मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, अल्कोहल, रेड मीट, पनीर, कोल्ड ड्रिंक, रेडीमेड जूसेस और मोटी दालें, जिनका प्रतिबंधन जरूरी है। एंड रिमेटॉइड आर्थराइटिस में, इट इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उसमें डाइट का कोई रोल है? बिल्कुल, डाइट का रोल पहले, जहां तक एलोपैथी का सवाल है, देखिए एलोपैथी एक सिस्टम जो है वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे होता है, जिसमें कुछ मरीजों पे कोई ट्रायल किया जाता है, उसके बाद जो चीज निकल के आती है उसी को हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो भारतीय सिस्टम आयुर्वेद का है, सभी मरीजों को घर में उनके दादा दादी, नाना नानी के थ्रू पता होता है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो गठिया या वात रोग कराती हैं। अब मैं ये कह सकता हूं कि एलोपैथी में भी कुछ ऐसे ट्रायल्स हुए हैं जिनमें ऐसा देखा गया है कि कुछ तरह के खाना खाने से गठिया का रोग ट्रिगर हो जाता है। उसका वो मुख्य कारण तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत से मरीज जिनकी बीमारी कंट्रोल में चल रही थी, उनके बीमारी में अक्सर लक्षण बढ़ जाते हैं कुछ खास तरह के खाना खाने से। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई एक खाना सब तरह के मरीजों में परेशानी कराता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अक्सर कुछ ठंडी चीजें, जैसे फ्रिज से निकाला हुआ खाना इमीडिएटली खाना, या जो दिन का बनाया हुआ खाना अगले दिन फ्रिज से निकाल के खाया जाता है फिर से गर्म करके। इसी तरह बहुत खट्टा चीजें कुछ हैं जिनकी वजह से, जैसे दही बहुत खट्टा है या अचार है, इस तरह के कुछ खाने ऐसा देखा गया है जिनकी वजह से गठिया के जो रोग के लक्षण हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे शरीर में जो बहुत से बैक्टीरिया हमारे पेट में रहते हैं, उनका वो एक अलग नाम अब दिया गया है, माइक्रोबायोम। ये माइक्रोबायोम और हमारा इम्यून सिस्टम एक दूसरे से बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं। तो अगर हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारे पेट के बैक्टीरिया उसको सही तरीके से, अगर उसको पाचन की क्रिया के द्वारा शरीर में उसका एब्जॉर्प्शन और सही पूरा एसिमिलेशन प्रॉपर है, तो हमारा इम्यून सिस्टम ठीक रहता है। कुछ तरह के फूड जो हमारे शरीर को सूट नहीं करते हैं, उनका सेवन से अगर बचा जाए तो ये गठिया के लक्षण कंट्रोल में रहते हैं। जो गठिया बाई है, जो डिफरेंट टाइप्स की है, जी सर, उसका लक्षण क्या होता है, थोड़ा सा बताइए, साइन एंड सिम्टम्स। सबसे पहली बात कि जैसा मैंने बताया, सभी तरह के जोड़ों के दर्द, कभी ना कभी हमें कमर का दर्द, हाथ का दर्द अधिकतर लोगों को होता है, लेकिन अगर ये 4 से 6 हफ्ते से ज्यादा रोज परेशान कर रहा है। दूसरी बात, अगर ये रेस्ट के बाद ज्यादा हो रहा है, ज्यादातर हम अगर कोई गलत पोस्चर में बैठे हैं, लॉन्ग ड्राइविंग, ट्रैवलिंग के बाद जो पेन एक्टिविटी के बाद होते हैं, ज्यादातर वो पेन गठिया के नहीं होते हैं। जो आराम के बाद, रात में सोने के बाद सुबह उठने से या बहुत देर तक बैठे रहने के बाद उठने से जो पेन होते हैं, वो अक्सर गठिया की वजह से होते हैं। दूसरी चीज, अगर सुबह उठ करके हाथों में या पैरों के जोड़ों में आपको एक तरह का अकड़न या जकड़न, जिसे स्टिफनेस भी कहते हैं, वैसा महसूस होता है, तो ये गठिया का शुरुआती लक्षण होता है। इसके अलावा अगर जोड़ों में सूजन नजर आ रही है, तो ये भी एक तरह के गठिया के लक्षण है। तो जैसा मैंने बताया, आराम के बाद दर्द होना, सूजन और अकड़न, ये मुख्य लक्षण हैं जोड़ों के। और जो कि जैसे बहुत से दर्द एक आध दिन होते हैं, ठीक हो जाते हैं, ऐसा ना होकर के 4 से 6 हफ्ता लगातार अगर चल रहे हैं, तो जरूर आपको डॉक्टरी सलाह की जरूरत है। इसमें गठिया के लिए ब्लड टेस्ट कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं? जी सर। मुख्यतः जो ब्लड टेस्ट होता है उसके बारे में थोड़ा सा। मैं सभी गठिया बाय जो रूमेटोलॉजी की अधिकतर बीमारियां हैं उसके बारे में एक बात, और जो और बीमारियां हैं या और जो ब्रांचेस हैं मेडिसिन की, उनसे अंतर है वो ये, जैसे कि डायबिटीज या थायराइड की जो बीमारियां हैं, उसमें कई बार मरीजों को कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन किसी और वजह से, जैसे कैटरेक्ट की वजह से सर्जरी कराने के लिए जाते हैं, या महिलाओं में प्रेगनेंसी के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, उसमें डायबिटीज या थायराइड डिटेक्ट हो जाता है और एक ब्लड टेस्ट के बेसिस पे ही डायग्नोसिस बन जाती है। गठिया में ऐसा नहीं है। गठिया में कोई भी, जितने भी अलग अलग तरह की गठिया हैं, उनमें कोई एक सिंगल ऐसा टेस्ट नहीं है जो उसकी डायग्नोसिस कंफर्म करता है। यहाँ पे जो मुख्य बात है डायग्नोसिस में, वो लक्षण क्या है, जिसे क्लिनिकल डायग्नोसिस कहते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि उसके मरीज के लक्षण किस तरह के हैं,
उसके हिसाब से ही डिसाइड करके आगे जो टेस्ट होते हैं अलग अलग गठिया के वो किए जाते हैं। अगर किसी को कोई लक्षण नहीं है, अक्सर महिलाओं में या उनके घरों में बच्चों को ऐसा होता है कि मदर को अगर गठिया है वो बच्चों का भी टेस्ट करा लेते हैं, उसमें टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो ये बात उठती है कि क्या ये गठिया है। ऐसा नहीं है, अगर कोई लक्षण नहीं है तो वो डायग्नोसिस नहीं बनेगी। मुख्य जो लक्षण हैं जो हम इन्फ्लेमेशन एक तरह का देखने के लिए करते हैं वो होते हैं ESR और CRP। इसके अलावा रूटीन ब्लड के टेस्ट हैं जो कि जिसमें हीमोग्लोबिन और ब्लड के काउंट्स होते हैं, सेल्स होते हैं। और क्योंकि कोई भी दवाई जो गठिया की है उसको शुरू करने से पहले लिवर किडनी के टेस्ट होते हैं जो शुरू में करने होते हैं। फिर अलग अलग गठिया के, जैसे मैंने बताया गाउट एक बीमारी है, उसमें यूरिक एसिड की जरूरत है। हर तरह की गठिया में यूरिक एसिड की जरूरत नहीं है। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके लिए कुछ एंटीबॉडीज होते हैं हमारे शरीर में, जिनसे हमें पता चलता है कि ये एंटीबॉडीज हमारे जॉइंट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके लिए रूमेटॉइड फैक्टर और आजकल NTCC भी एक तरह का टेस्ट है। इसके अलावा सभी जोड़ों के जहां जहां दर्द है एक्सरेज की जरूरत पड़ती है, खासकर जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मैंने बताया उसमें कमर का एक्सरे। कुछ जेनेटिक मार्कर्स आजकल अवेलेबल हैं जो कि बीमारी का रिस्क बताते हैं, जिनमें एक HLA-B27 है जो कि पुरुषों में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का रिस्क बताता है। फिर अलग अलग तरह की, जैसे मैंने SLE बताया, और कुछ वास्कुलाइटिस हैं उनके लिए अलग तरह की जांचें हैं। और जैसा कि जो सबसे कॉमन बढ़ती उम्र की बीमारी है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ज्यादातर मरीजों में किसी भी जांच की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई 65-70 साल के वृद्ध हैं जिनको चलने फिरने में, उठने बैठने में, घुटने में दर्द हो रहा है, तो ये एक क्लिनिकली ही हम बता सकते हैं कि इनको शुरुआत हो रही है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। अगर एडवांस्ड बीमारी है या हम जानना चाह रहे हैं कि स्टेज क्या है, उसके लिए केवल एक्सरे की जरूरत पड़ती है। दूसरा डॉक्टर साहब, जो आपने डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हो, हम लोग भी देखता हूँ, हमारे पास जब मरीज पहुंचता है, आपके पास जब मरीज पहुंचता है तो इन्होंने बहुत सारे दवाई खा के हम लोग के पास आता है। और दूसरा, हमारे देश का दुर्भाग्य जो छोटे गली मोहल्ला में जो झूला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं और सो कॉल्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर, जिन्होंने आयुर्वेदिक तो प्रैक्टिस करता नहीं है, स्टेरॉइड पीस के गोली में मिला के दवाई के तौर पर पाउडर दे देता है, वो खा के शरीर में सूजन होके हमारे पास आता है। तो ये जो ज्यादातर जो पेन किलर्स खाते हैं उसके बारे में दर्शकों को बताइए। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि हमारे अभी मेडिकल फैसिलिटीज ऐसी नहीं है जो कि लास्ट मैन, जो हमारे दूर सुदूर क्षेत्रों के लोग हैं वहां तक अभी इतनी फैसिलिटीज नहीं है जांचों की या डॉक्टर्स की। तो ज्यादातर क्योंकि इजीली हमारे वहाँ ओवर द काउंटर केमिस्ट में भी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। पेन किलर, देखिए कोई भी दवाई अगर वो प्रॉपर डॉक्टरी सलाह के अंतर्गत ली जाती है, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, पेन किलर हो या दूसरी बीमारियों की, कुछ निश्चित समय के लिए एक उनका पर्पस होना चाहिए कि क्यों दी जा रही है। और सबसे पहले ये भी बात होना चाहिए कि डायग्नोसिस क्या है। जैसा मैंने बताया, हर तरह का जोड़ का दर्द गठिया नहीं है, तो उनमें एक कॉमन ब्लाइंडली जो आम ऐसी हमारे वहाँ प्रैक्टिस है, जो दूर क्षेत्रों में जो भी डॉक्टर्स हैं या जो अपने आप को डॉक्टर बताते हैं, उनके पास इतनी ट्रेनिंग नहीं है कि वो पता लगा सकें कि ये बीमारी क्या है। तो वो सभी मरीजों को किसी भी तरह के दर्द के लिए एक मिश्रण जैसा बना करके पेन किलर और स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक का दे देते हैं, जिससे कई बार बहुत सीरियस परिणाम भी मरीजों को झेलने पड़ते हैं। और उसकी दूसरी नुकसान ये होता है, जब वो किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास पहुंचता है तो इन दवाइयों से लक्षण दब जाते हैं। बीमारी कंट्रोल तो नहीं होती है, लेकिन उसकी डायग्नोसिस में भी मुश्किल हो जाती है। तो मेरी राय सभी को ये है कि सबसे पहले ये पता करें कि डायग्नोसिस क्या है। जैसे जब तक आपको फीवर है, आम तरह ये आपने आजकल मीडिया में देखा होगा, डेंगू के सीजन में खासकर ऐसा बार बार मीडिया में आता है कि केवल पैरासीटामोल ले सकते हैं। हर बुखार डेंगू नहीं है, तो जब तक डेंगू की सही पहचान नहीं है उसका इलाज की भी कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर आपको गठिया नहीं है, बहुत से जोड़ दर्द ऐसे होते हैं जो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, तो अपने मन से ज्यादा दवाई ना लें, प्रॉपर डायग्नोसिस हो उसके बाद ही पेन किलर लेना, एक लिमिटेड समय के लिए डॉक्टरी जांच के थ्रू, और उसके जो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हर तरह के मरीजों में, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो मैंने बताया ये बढ़ती उम्र में होती है, इसमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि बढ़ती उम्र में ही जो दूसरी बीमारियां हैं शरीर में, जैसे हार्ट डिजीजेस हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, गुर्दे की बीमारियां हैं, तो इस तरह की बीमारियों में पेन किलर्स के साइड इफेक्ट्स भी दुगने या तिगुने हो जाते हैं। इस तरह के मरीजों में पेन किलर्स का सेवन बहुत दूरगामी परिणाम या दुष्प्रभाव डाल सकता है। इसी तरह से जो यंग पेशेंट्स हैं उनमें भी अगर अनलिमिटेड बहुत
एक लिमिट से ज्यादा, या कई बार लोग ऐसा देखा गया 2-2, 3-3 तरह के पेन किलर सिर्फ अपने दर्द को दबाने के लिए ले लेते हैं, तो उसके भी कुछ परिणाम हो सकते हैं। तो मेरी राय सभी को ये होगी कि पेन किलर जो है उसमें कोई खराबी नहीं है, जैसे और दवाइयां हैं वैसे ये दवाइयां हैं। अगर आप इसको एक डॉक्टरी सलाह के अंतर्गत लेंगे तो इसका जो बेनिफिट है वो आप ले सकते हैं। अगर ये अनरेगुलेटेड या अनकंट्रोल्ड तरीके से लिया जाए या अनसुपरवाइज लिया जाए तो इसके आपको परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। जो मुख्य मैं ये भी बताना चाहूंगा, पेन किलर जो दवाइयां हैं उनके मुख्य तरह के 3 साइड इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला, पेट में एसिडिटी या अल्सर, जो कि यंग एज में भी हो सकता है और बढ़ती उम्र में लक्षण होता है पेट में दर्द होना, जलन होना और कभी कभी उल्टी का दिल करना, पेट में भरा भरा लगना, और कभी कभी ये जैसे जो चेस्ट पेन, सीने का मध्य भाग है, वहां भी बहुत तेज दर्द करा सकता है। और दूसरा जो लक्षण है वो हार्ट डिजीजेस, आजकल पिछले 10 सालों में जो नए पेन किलर्स आए हैं उनसे हार्ट डिजीजेस का रिस्क भी बढ़ता है। और तीसरा जो होता है हमारा गुर्दे में भी वो असर डाल सकता है, जिसके कई बार कोई लक्षण नहीं होते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि 10-10, 15 साल बाद जब बीमारी किसी दूसरी उसमें लक्षण आने लगते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, सूजन होने लगती है, तब ये पता चलता है कि बीमारी जो है गुर्दे में भी आ गई है। तो इसका रेगुलर मॉनिटरिंग चाहिए। यंग एज में साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, और अगर आप एक निश्चित डोज में प्रॉपर डॉक्टरी सलाह के अंतर्गत कुछ बीच बीच में जांचें करवा के पेन किलर ले रहे हैं तो इसका पूरा बेनिफिट लिया जा सकता है। जितनी भी मैंने गठिया बताई हैं, इनमें एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ही ऐसी बीमारी है जिसमें लंबे समय के लिए पेन किलर की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि उसमें और तरह की दवाइयां अभी थोड़ा सा महंगी हैं जो आम जनता की पहुंच से थोड़ा दूर हैं। बाकी हर तरह की गठिया में पेन किलर का लॉन्ग टर्म में कोई भी रोल नहीं है। आपने एक चीज अच्छा रेज किया, जो एंकरेज में से कुछ मेडिसिन कॉस्टली है। जी सर। तो ये कितनी महंगी होती है, कहाँ तक अभी हमारे यहाँ पे उपलब्ध है या नहीं? जी सर, जो पिछले 10 सालों में मैं कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान में भी और विदेशों में तो पिछले 20 सालों से एक नया क्लास है पूरी दवाइयों का, जिनको हम बायोलॉजिक्स कहते हैं। अभी तक की सभी बीमारियों में जो दवाइयां होती हैं वो सिंपल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जिनका एक तरह की सिंपल मैन्युफैक्चरिंग होती है। जो बायोलॉजिक्स हैं उनको ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही बनाए जाते हैं। ये खास तरह के प्रोटीन्स या एंटीबॉडीज होते हैं जिनका शरीर में हमारे एक खास पर्टिकुलर टारगेट होता है, एक ही मॉलिक्यूल। और क्योंकि जैसा गठिया मैंने बताया इम्यून सिस्टम से होने वाली बीमारियां हैं, इसमें बहुत से ऐसे मीडिएटर्स होते हैं बीमारी के, जिनका ऐसा अध्ययन में पाया गया कि जो बीमारी बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो लेट 90s में जो बायोलॉजिक्स इंट्रोड्यूस हुए थे उनको कहते हैं एंटी-टीएनएफ, और जब हम खुद अध्ययन कर रहे थे उस समय इनकी कॉस्ट एक डोज की लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा होती थी, क्योंकि ये लिमिटेड कंपनीज ही बनाती हैं, बाहर की विदेशी कंपनियां। लेकिन अब पिछले 10 सालों में भारत की भी बहुत सी कंपनियां इन दवाइयों को बनाने लगी हैं, और ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि अब ये दवाइयां आम जनता की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब जो मैं आपको बता रहा हूं 1 लाख की दवाई होती थी, अब वो 20 से 25 हजार की एक डोज जनता को अवेलेबल है, और सभी जगह हिंदुस्तान में अब ये दवाइयां इजीली अवेलेबल हैं। जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, आर्मी के इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें ये दवाइयां कई जगह फ्रीली भी अवेलेबल हैं, और बहुत से जो सरकारी संस्थान हैं उनमें भी ये दवाइयां इजीली अवेलेबल हैं। जहां ये इजीली अवेलेबल नहीं भी हैं वहां भी कुछ सरकारी और कुछ गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं या इंश्योरेंस है, उनके थ्रू ये दवाइयां मरीजों को आसानी से मिल जाती हैं। तो इन दवाइयों की वजह से अब जो पेन किलर का रिक्वायरमेंट है या और दूसरी तरह की दवाइयों का जो जरूरत है वो काफी कम हो गई है। दूसरे हमारे दर्शकों को ये बताइए, जो स्टेरॉइड जो आमतौर पे मरीज लोग खुद भी खरीद के, जैसे बेटिनोल हो गया, बेटनीसोल हो गया ना, प्रेडनिसोल हो गया, खरीद के खाते रहता है, इसका दुष्प्रभाव थोड़ा बता दीजिए, उसका लक्षण भी बता दीजिए। स्टेरॉइड जो है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि पूरे मेडिसिन में एलोपैथिक की जितनी भी ब्रांचेस हैं, चाहे वो पीडियाट्रिक्स हो, बच्चों से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड, दिमाग से, स्किन, गुर्दा, कैंसर और गठिया तो है ही, हर ब्रांच में हर तरह के डॉक्टर स्टेरॉइड यूज करते हैं। तो ये बहुत अच्छी दवाइयां हैं, कोई भी दूसरी दवाई ऐसी नहीं है जो इतने अलग अलग जगह शरीर के हिस्सों में अलग अलग प्रभाव डालती है। लेकिन यही एक वजह भी बन गई है
कि ये इजीली अवेलेबल है, बहुत ही सस्ते और हर जगह तक इसका अवेलेबिलिटी है। और यही एक कारण है कि ये बहुत मिसयूज भी होता है, क्योंकि सभी को पता है कि स्टेरॉइड से कुछ न कुछ असर होगा। और हर तरह की गठिया में, यहाँ तक कि मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है या कई बार कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे फाइब्रोमाइल्जिया जो गठिया से रिलेटेड नहीं है, जिनमें केवल कुछ हमारे मानसिक परेशानियों की वजह से पेन होते हैं, उनमें भी स्टेरॉइड काम करता है, क्योंकि ये एक मूड एलिवेटर का भी काम करता है। ये मुख्य वजह है इसका इतना मिसयूज होने की। और इस मिसयूज की वजह से, क्योंकि जाहिर है जब इतना मिसयूज कॉमनली होगा तो उसके साइड इफेक्ट्स भी सामने आएंगे, ये बहुत ज्यादा इसका नाम बदनाम हो चुका है। जो कॉमन लक्षण है लंबे समय तक अनरेगुलेटेड ज्यादा खुराक में स्टेरॉइड लेने से, वो जो सबसे पहले नजर आता है वो है चेहरे की सूजन या पूरे शरीर में सूजन, भारीपन होना, वजन का बढ़ना। चेहरे में शुरुआत में तो एक तरह की चमक आती है, लेकिन धीरे धीरे स्किन में भी एक तरह की कमजोरी आने लगती है। ये तो हो गए माइनर साइड इफेक्ट्स। जो मेजर साइड इफेक्ट्स हैं वो आंखों से शुरू होते हैं। कैटरेक्ट, मोतियाबिंद जल्दी हो सकता है। कभी कभी एक काला मोतिया जिसे ग्लोकोमा कहते हैं, जिसमें विजन का खतरा रहता है, वो भी हो सकता है। फिर ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये बढ़ सकता है। हार्ट की बीमारियां, जिनको हार्ट फेलियर है, वो बढ़ सकता है। इसके अलावा हमारी जो हड्डियां हैं, बोन्स जो हैं, उनमें भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होने से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिससे कि मरीज की हड्डी टूटने का रिस्क या फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि कुछ मानसिक रोग हैं, जैसे डिप्रेशन या एजिटेशन या साइकोसिस होती है कुछ तरह की, वो भी स्टेरॉइड से बढ़ जाती है। और जो एक और आम बात है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम का कुछ हद तक सप्रेशन करते हैं सभी दवाइयां और स्टेरॉइड जिनमें मुख्य है, तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने से शरीर में बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत आसानी से जो खांसी जुकाम या जो हमें डायरिया होता है सभी को, जो कि 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, जो लोग लंबे समय से स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं उनमें ये बहुत सीरियस भी हो सकता है, कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। तो ये तो हो गए मुख्य साइड इफेक्ट्स। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि स्टेरॉइड के इफेक्ट्स हमेशा ही इतने ज्यादा होते हैं। और एक तरह, क्योंकि स्टेरॉइड बॉडी का एक नेचुरल प्रोडक्ट है, हमारे शरीर में कुछ मात्रा में रोज स्टेरॉइड बनता है। ये शरीर के जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए आवश्यक है और इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। जब भी हमारे शरीर में कोई स्ट्रेस आता है, चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो, तो हमारा शरीर कुछ स्टेरॉइड मात्रा में बढ़ा देता है। तो बहुत समय में अगर कोई मरीज बाहर से स्टेरॉइड ले रहा है तो उसका एक इफेक्ट ये भी होता है कि शरीर का अपना स्टेरॉइड बनना बंद हो जाता है। तो इस तरह से एक तरह से स्टेरॉइड पे डिपेंडेंस हो जाती है। तो ऐसे मरीज जो 1-2 साल से लगातार स्टेरॉइड ले रहे हैं, उनके लिए कई बार स्टेरॉइड छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बात फिर मैं वही कहना चाहूंगा, गठिया में कोई गठिया एक रोग नहीं है। कुछ बीमारियां जैसे SLE है, वैस्कुलाइटिस है, और भी ऐसी मायोसाइटिस है, कुछ बच्चों में भी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें कि स्टेरॉइड एक मुख्य दवाई है। उसके साथ दूसरी भी दवाइयों का सेवन किया जाता है ताकि स्टेरॉइड धीरे धीरे कम किया जा सके। लेकिन उसमें स्टेरॉइड लेना ही लेना है और उससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसी बीमारियां कम हैं। ज्यादातर जो आम भाषा में, जैसे मैंने बताया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग है, इनमें स्टेरॉइड का सेवन अगर करना भी पड़ता है तो वो बहुत छोटे समय के लिए होता है। और अगर दूसरी दवाइयां जो प्रॉपर मेन मुख्य इलाज है वो चल रहा है तो स्टेरॉइड की लंबे समय तक कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये समझना जरूरी है। इसीलिए जो, जैसा आपने पहले भी सवाल उठाया था कि बहुत से सो कॉल्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स, मेरा अपना ऐसा अनुभव रहा है कि इस वजह से आयुर्वेद का भी नाम खराब होता है। वो लोग स्टेरॉइड और ऐसे मिक्सचर बना के दे देते हैं, उससे मरीज को एक सूक्ष्म समय के लिए त्वरित आराम तो जल्दी मिल जाता है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में क्या होता है नुकसान, कि एक तो वो दवाई छूटती नहीं है क्योंकि वो मुख्य इलाज नहीं है, और दूसरा, जैसा मैंने बताया, स्टेरॉइड की डिपेंडेंस हो जाती है, तो वैसे भी दवाई छोड़ना मुश्किल हो जाता है। अभी 1 मिनट में भी ये बताए रोल ऑफ स्ट्रेस, मानसिक स्थिति जो होता है, 1 मिनट में बताना, टाइम शॉर्ट कम है। हमारा जैसा कि मानसिक, ऐसा माना जाता है कि हमारा ब्रेन सारी बॉडी को गवर्न करता है। अभी पिछले 2 दिन पहले योग दिवस भी था जिसमें की बात यही सामने आई थी। इसी तरह से एक न्यूरो इंडोक्राइन सर्किट होता है जो कि हार्मोन को कंट्रोल करता है, और एक न्यूरो इम्यून सिस्टम भी होता है। बहुत से ऐसी ऐसा अनुभव में देखा गया बीमारियों में कि जो स्ट्रेस है, चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो,
वो इम्यून सिस्टम में ऐसे बदलाव कर देता है जिससे कि आर्थराइटिस ट्रिगर हो जाती है। तो सभी मरीजों से और जो आम जनता है, ये एक तरह का आप समझ सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर भी है कि अपने को स्ट्रेस फ्री रखें, तो इस तरह की बीमारियों से आप बच सकते हैं काफी हद तक। और अगर जिनको बीमारी है भी तो उसको कंट्रोल में इजीली रख सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को अच्छी जानकारी दी है गठिया भाई से, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गठिया भाई के बारे में जानकारी दी, उसके आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, मैं आप सबके लिए धन्यवाद, आप लोगों ने हमारा जो आज के जो वार्तालाप सुना है। और अगले हफ्ते नए विषय होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।